लाइव है जो प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दो जल्दी से, टास्क को फिर कंटिन्यू किया जाए। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रेज़िड्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। ना मैंने आपको कहा भी था कि कॉम्प्लेक्स के ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे रेज़िड्यू, काउची इंटीग्रल, ये 2 मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे जहाँ से 100% कहूँ या 200% कहूँ, ऐसा मैं कहूँ तो उससे 200% क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं रेज़िड्यू से और जो काउची इंटीग्रल है उससे। ना बहुत सिंपल है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको तुम ना कर पाओ। तो जो हमने पढ़ा था लॉरेंट सीरीज़, कुछ उसको ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब कि अगर आपको रेज़िड्यू निकालना है तो आपको लॉरेंट सीरीज़ जो है वो अच्छे से आना चाहिए। लॉरेंट सीरीज़ में जो मेन पार्ट था, जो प्रिंसिपल पार्ट था, उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करें कि रेज़िड्यू का चक्कर क्या है, मतलब रेज़िड्यू का मतलब क्या है? हमने ये बात की थी कि एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं नॉन एनालिटिक पॉइंट। एनालिटिक पॉइंट को हमने नाम दिया था सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट था जिसके ऊपर जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं हो रहा था, या ऐसा कहें कि कंटीन्यूअस नहीं था, डिफरेंशिएबल नहीं था। उस पॉइंट को हमने नाम दिया था सिंगुलर पॉइंट। रेज़िड्यू एक तरह से मेज़रमेंट है कि एक पॉइंट कितना नॉन एनालिटिक है। रेज़िड्यू इज़ अ मेज़रमेंट ऑफ नॉन एनालिटिकल पोर्शन। मेज़रमेंट ऑफ हाउ मच अ सिंगुलर पॉइंट इज़ नॉन एनालिटिक। एक सिंगुलर पॉइंट कितना नॉन एनालिटिक है, इस बात का जो पता लग रहा है वो कहाँ से लग रहा है? रेज़िड्यू से पता लग रहा है। ये रेज़िड्यू है वो 3 या 4 3 तरह के केस के लिए निकाला जाएगा। पहला, हमने ये बात की कि एक तरह का पोल होता है जिसके जो ऑर्डर हैं वो 0 होते हैं। 0 ऑर्डर वाले को हम सिंपल पोल बोलते हैं। फिर दूसरा हमने बात करा कि जिसके ऑर्डर 0 से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब 2, 3, 4, 0 का मतलब एक ऑर्डर। 2, 3, 4 जिस इस तरह के ऑर्डर हों तो उसको हम मल्टीपोल बोलते हैं। तो मल्टीपोल के केस में रेज़िड्यू हम कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि यदि इनफाइनाइट के ऊपर हमें रेज़िड्यू निकालना हो, तो हम रेज़िड्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल सा होता है, बहुत हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं, आराम से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि यदि आपके पास सिंपल पोल है, यदि आपके पास सिंपल पोल है तो आपको रेज़िड्यू को कैसे निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पर 3 तरह से इसको क्लासिफ़ाई किया जाता है। पहला होता है मेथड टू फाइंड आउट रेज़िड्यू रेज़िड्यू में फॉर अ सिंपल पोल। पहला केस इसका बनता है केस फर्स्ट, रेज़िड्यू रेज़िड्यू टू रेज़िड्यू फॉर अ सिंपल पोल, रेज़िड्यू फॉर अ सिंपल पोल। रेज़िड्यू फॉर अ सिंपल पोल। सिंपल पोल के लिए हमें रेज़िड्यू निकालना है तो उसके लिए हम कैसे वैल्यू निकालेंगे वो हम बात। तो यहाँ पर 2 मेथड यूज़ होते हैं। पहला मेथड क्या है? मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट में क्या होता है कि यदि हमें रेज़िड्यू निकालना है, रेज़िड्यू निकालना है एफ ज़ेड इक्वल्स टू ए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लिमिट ज़ेड टेंड्स टू ए, ज़ेड टेंड्स टू ए, ज़ेड माइनस ए एफ ज़ेड। अब ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? ये डायरेक्ट इसको मैं एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, वहाँ से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको ऐसा लिखा हुआ है, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बात करूँ, इस तरह से लिखा हुआ है आपको कि क्वेश्चन है एफ जेड 1 माइनस 2 जेड, 1 माइनस 2 जेड ऑन जेड, जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2। ये क्वेश्चन दे दिया आपको और आपको बोला कि इसका रेज़िड्यू निकालना है, फाइंड आउट द रेज़िड्यू ना। अब आपको सबसे पहले तो ये पहचानना है, ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि ये सिंपल पोल वाला क्वेश्चन है, मल्टीपोल वाला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है किसका है? सिंपल पोल का क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये नॉन एनालिटिक है। एट एट जेड इक्वल्स टू 0, यदि मैं जेड इक्वल्स टू 0 डाल देता हूँ, यदि मैं जेड इक्वल्स टू 0 डाल दूँ, जेड इक्वल्स टू 0 पर ये नॉन एनालिटिक हो जाएगा। इसी तरह से यदि मैं जेड इक्वल्स टू 1 डाल दूँ, वो भी क्या हो जाएगा? नॉन एनालिटिक हो जाएगा। और सिमिलरली यदि मैं जेड इक्वल्स टू 2 डाल दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एनालिटिक हो जाएगा। 0, 1 और 2
तीनों की पावर 1 1 1 है, तो ये 0 1 और 2 ये क्या हो गए, सिंपल पोल हो गए। ये तीनों क्या हो गए, सिंपल पोल हो गए। यहाँ तक चीज़ क्लियर? बोलिए भाई। हाँ ना, जल्दी बताओ। क्लियर? देखो, तो जब मैं पहला पॉइंट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए z बराबर a, a पर हम निकाल रहे हैं ना रेजिड्यू। एक बार हमें रेजिड्यू निकालना पड़ेगा कहाँ पर, z बराबर 0 पर। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं रेजिड्यू 0। एक बार हम रेजिड्यू निकालेंगे कहाँ पर, 1 पर, तो इसको मैं लिखूंगा RES 1। एक बार हम रेजिड्यू निकालेंगे कहाँ पर, 2 पर, तो इसको लिखूंगा मैं RES 2। तो यहां मैंने लिखा है a, यानी कि लिमिट z टेंस टू a है। पहले केस में लिमिट z टेंस टू 0 करनी पड़ेगी, सेकंड केस में लिमिट z टेंस टू 1 करनी पड़ेगी, और थर्ड केस में लिमिट z टेंस टू 2 करनी पड़ेगी ना। ये हमें करना है। कैसे करेंगे वो देखो। अब यहां पर हमें क्या लिखना है, ये फंक्शन एज इट इज उतार देना है। फंक्शन कौन सा है, लिमिट लगाई मैंने पहले z टेंस टू 0, लिमिट z टेंस टू 0। फंक्शन मेरे पास लिखा हुआ है कितना, 1 माइनस टू जेड, 1 माइनस टू जेड लिख दिया। फिर लिखा हुआ है z, फिर लिखा हुआ है z माइनस 1, और फिर लिखा हुआ है z माइनस 2। ये लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, z माइनस ए। जेड माइनस ए से मल्टीप्लाई कराना है, जिसका रेजिड्यू निकाल रहे हो। रेजिड्यू किसका निकाल रहे हो आप, जेड टेंस टू 0। जेड टेंस टू 0 मतलब जेड माइनस 0 आप लिख सकते हैं, तो जेड माइनस 0 आपने लिख दिया, और जेड माइनस 0 का मतलब जेड ही हो गया। तो यहाँ क्या होगा, जेड से जेड कैंसिल हो गया, जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया, ये बच गया लिमिट 1 माइनस टू जेड ऑन जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2। और जेड कहाँ अप्रोच कर रहा है, 0 को। अब आप क्या करोगे, आप डाल दो जेड की वैल्यू 0। जेड की वैल्यू 0 डाल दोगे तो ये क्या बनेगा, लिमिट जेड टेंस टू 0। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टू इंटू 0 ऑन, ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2। तो सिंप्लीफाई कराओ तो ऊपर बचेगा कितना, 1, और डिनोमिनेटर में कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा 2। इसका जो रेजिड्यू आ गया वो कितना आ गया, 1/2। जेड इक्वल्स टू 0 पर जो रेजिड्यू आ गया वो कितना आ गया, 1/2 आ गया। सेम काम आप करोगे किसके लिए, सेम आप काम करोगे किसके लिए, जेड इक्वल्स टू 1 के लिए। अब मैं लिखूंगा RES 1। RES 1 जब लिखोगे तो वहां क्या लिखोगे, लिमिट जेड टेंस टू 1। यहां लिखोगे अब जेड माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस टू जेड। ये कितना हो गया, जेड, ये हो जाएगा जेड माइनस 1, और ये हो जाएगा जेड माइनस 2। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, जेड माइनस 1 से जेड माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। आपको वैल्यू डालनी है जेड टेंस टू 1, तो जेड टेंस टू 1 डालोगे तो ये कितना बनेगा, 1 माइनस टू इंटू 1 ऑन, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2। यहाँ बनेगा माइनस 1 अपॉन, यहाँ बनेगा माइनस 1, तो इसकी जो रेजिड्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब आप रेजिड्यू निकाल के बताओ मेरे को, जेड इक्वल्स टू 2 पर। अब आप मेरे को रेजिड्यू निकाल के बताओ, जेड इक्वल्स टू 2 पर कितना आएगा, करके बताओ जल्दी से। रेजिड्यू निकाल के बताओ आप, जेड इक्वल्स टू 2 पर कितना आएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड माइनस 2, ये हो जाएगा जेड माइनस 2। यहाँ लगाओगे आप 1 माइनस टू जेड, ये जेड माइनस 1, और ये जेड माइनस 2। यहाँ क्या हुआ, जेड माइनस 2 से जेड माइनस 2 कैंसिल हो गया। जेड इक्वल्स टू 2 डालना है, तो 1 माइनस टू इंटू 2 ऑन, ये हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1। यहाँ से बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा, 2 टू जा 4, 3 माइनस का, और ये कितना बचेगा, 6। ये 6 नहीं, ये 2 आएगा, 2, ये 3/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3/2 माइनस का। तो ये रेजिड्यू आ गया कहाँ पर, माइनस का 3/2। यहाँ पर आ गया कितना, 1, और यहाँ पर कितना आ गया, 1/2। ये कौन सा केस था, जब सिंपल पोल था ना। ये कौन सा केस था, जब ये सिंपल पोल था, तो इस तरह से हम रेजिड्यू निकाल रहे हैं।
एक क्वेश्चन और करके बताओ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ऐसे करोगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, चलो। ये जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो लिखा हुआ है, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख सकते हो, जेड प्लस आयोटा ए और जेड माइनस आयोटा ए, सकते हो ना। इसको ऐसे लिख लो तुम। तो जब आप ऐसे लिखोगे तो ये बन जाएगा जेड प्लस आयोटा ए, ये हो जाएगा जेड माइनस आयोटा ए, यानी कि ये सिंपल पोल हो गया, सिंपल पोल एट जेड इक्वल्स टू माइनस आयोटा ए एंड जेड इक्वल्स टू प्लस आयोटा ए। ये यहाँ पर सिंपल पोल बन गया दो जगह पर। अब सॉल्व करके बताओ। भाई कुछ समझ आ रहा है कैसे करोगे? देखो, अभी जो हमने मेथड लगाया, उस मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि अगर मैं रेजिड्यू निकालता हूँ कहाँ पर, आयोटा ए पर ना, आयोटा ए पर मैं अगर रेजिड्यू निकालता हूँ, लिमिट एट टेंस टू, मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, आयोटा ए, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। फिर यहाँ पर आप लिखोगे जेड, जेड प्लस आयोटा ए लिखोगे सीधा, है ना। यहाँ आप लिख दोगे जेड माइनस आयोटा ए, और फिर यहाँ आप लिखोगे जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस आयोटा ए, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, जेड माइनस आयोटा ए। जेड माइनस आयोटा से जेड माइनस आयोटा ए कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, आयोटा ए का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड की जगह जब आयोटा ए लिखोगे तो ये आएगा टू आयोटा ए, टू आयोटा ए, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का, और ये आ जाएगा टू ए आयोटा, ये बनेगा माइनस ए अपॉन टू आयोटा। ये कब आ रहा है, माइनस ए अपॉन टू आयोटा कब आ रहा है, जब आप कहाँ पर निकाल रहे हो, आयोटा ए पर। इसी तरह से यदि आप कहाँ पर निकालते हो, माइनस आयोटा ए पर, तो माइनस आयोटा ए पर क्या बनेगा, जेड टेंस टू आयोटा ए माइनस का, यहाँ पर जेड प्लस ए आयोटा ए बनेगा, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा जेड प्लस आयोटा ए, और यहाँ बनेगा जेड माइनस आयोटा ए। ये कैंसिल आउट हो गया। इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर तो सेम चीज आएगी, माइनस ए स्क्वायर, ये क्या बनेगा, माइनस टू आयोटा ए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या बनेगा, ए अपॉन टू आयोटा। यही आ रहा है क्या? देखो, अब यही क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड, ये जो सिंपल पोल वाला है इसको सॉल्व करने का हमारे पास सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड में क्या है कि यदि फंक्शन आपका इस तरह से लिखा है, फाई जेड ऑन साई जेड, मतलब जेड के ही दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, एंड साई जेड या साई ए इक्वल्स टू जीरो, बट बट फाई ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बट फाई ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन रेजिड्यू ऑफ जेड, रेजिड्यू ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ए। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं फाई जेड ऑन साई प्राइम, साई प्राइम का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया एट जेड इक्वल्स टू ए, तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एट जेड इक्वल्स टू ए, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो पिछला वाला क्वेश्चन है इसी को ले लेता हूं मैं, पिछला वाला क्वेश्चन है उसी को ले लेता हूं, तो एफ जेड, ये लिखा हुआ है जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस आयोटा ए और जेड माइनस आयोटा ए। यदि मैं यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में लिख लूँ इसको, तो जेड स्क्वायर जो है वो किस फॉर्म में आ गया, जेड स्क्वायर आ गया फाई जेड के फॉर्म में, और ये जो नीचे वाला है पूरा ये किसके फॉर्म में आ गया, ये साई जेड के फॉर्म में आ गया। यदि मैं जेड की वैल्यू आयोटा ए सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, एट आई आयोटा ए, आई आयोटा ए पर ये जीरो हो जाएगा, जबकि फाई आयोटा ए जीरो नहीं हो रहा, फाई आयोटा ए जीरो नहीं हो रहा है, फाई आयोटा ए जीरो नहीं हो रहा, तो अब ये मेथड लगा दूं मैं, तो रेजिड्यू आयोटा ए, तो जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज लिखना है, न्यूमरेटर क्या है, जेड स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख दिया, अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन कर देना है,
डिनोमिनेटर में एक्चुअल में क्या लिखा हुआ था? डिनोमिनेटर में एक्चुअल में लिखा हुआ था जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 2z। तो यहां से क्या बन गया? 2z। ये 2z बन गया तो यहां से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा? जेड अपॉन 2। और जेड की जगह हमें क्या वैल्यू रखनी है? जेड की जगह वैल्यू रखनी है आयोटा ए, तो यहां पर आप डायरेक्ट डाल दो आयोटा ए अपॉन 2। आंसर क्या आ जाएगा? आयोटा ए अपॉन। सेम इसी तरह से हम किस पर निकाल सकते हैं? माइनस आयोटा ए अपॉन पे भी निकाल सकते हैं, तो वहां पर आंसर मिल जाएगा हमें माइनस आयोटा ए अपॉन 2। क्लियर? ये तो हो गया जब हमें सिंपल पोल के लिए क्या निकालना है? रेजिड्यू निकालना। सिंपल पोल के लिए रेजिड्यू निकालना बहुत आसान सा काम है और ज़्यादा आपको दिमाग इसमें नहीं लगाना है। आपको सिर्फ एक छोटा सा मेथड फॉलो करना है जहां पर आपको जेड एफ जेड लिख के और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, उसमें लिमिट डालना है। अब यदि हमारे पास मल्टीपोल हो ना, हमारे पास क्या हो? मल्टीपोल हो, रेजिड्यू रेजिड्यू एट अ पोल, रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर एन, रेजिड्यू ऑफ अ पोल ऑफ ऑर्डर एन। एन ऑर्डर यानी कि मल्टीपल ऑर्डर का जो रेजिड्यू है, मल्टीपल ऑर्डर का फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसका रेजिड्यू निकालना। उसका रेजिड्यू निकालने का मेथड क्या होता है? रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू ए। रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू ए जितने ऑर्डर का है, जितने ऑर्डर का है, मान लो एन ऑर्डर का है तो एन माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। यदि एन ऑर्डर का है तो कितना हो जाएगा? एन माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। और फिर उतने ही टाइम्स इंटीग्रेशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। उतने ही टाइम्स मतलब एन माइनस वन टाइम्स ही ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा। उतने टाइम से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर हम क्या लिखेंगे? जेड माइनस ए पावर एन और एफ जेड। जेड माइनस ए पावर एन और एफ जेड। इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, हमारे पास लिखा हुआ है, अगर मैं एग्जाम्पल लूं इसका, आपके पास लिखा हुआ है, मान लो ये एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, एफ जेड। मैं एग्जाम्पल में ले लूं जेड कॉन जेड माइनस थ्री स्क्वायर, ऐसा ले लिया मैंने, और इसका रेजिड्यू निकालना है। सबसे पहले तो ये मल्टीपोल है, पोल ऑफ ऑर्डर थ्री। ये क्या हो गया? पोल ऑफ ऑर्डर थ्री। थर्ड ऑर्डर का पोल हो गया, इसका रेजिड्यू निकालना है, तो इसका रेजिड्यू कैसे निकालेंगे? जेड इक्वल्स टू थ्री पर एन माइनस वन फैक्टोरियल। एन माइनस वन फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? ये हो गया थ्री माइनस वन फैक्टोरियल। एन माइनस वन टाइम क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो कितने टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा? ये होगा टू, तो डी टू अपॉन डी जेड टू। फिर आपको क्या लिखना है? जेड माइनस ए, यानी कि जेड माइनस थ्री पावर थ्री, फिर जेड, तो इसको मैं जेड स्क्वायर कर रहा हूँ, तो मैं जेड स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये जेड स्क्वायर हो गया। और ये कितना हो गया? जेड माइनस थ्री क्यूब। अब ये क्या होगा? ये कटेगा, जेड माइनस थ्री क्यूब, जेड माइनस थ्री क्यूब कट गया। अब इसका दो बार डिफरेंशिएशन होगा जेड स्क्वायर का। पहली बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना बनेगा? जेड, टू जेड। दूसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना बनेगा? जेड। अंदर से कितना निकलेगा? सॉल्व होकर टू, और यहाँ क्या बनेगा? फैक्टोरियल टू। फैक्टोरियल टू कितना बनेगा? टू। तो आंसर कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। तो रेजिड्यू रेजिड्यू जेड इक्वल्स टू थ्री पर कितना निकल जाएगा? वन निकल जाएगा। इज इट क्लियर? रेजिड्यू में निकालना है जेड इक्वल्स टू जीरो पर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? स्क्वायर। इसमें इसमें किसमें? मैं समझा नहीं। अच्छा हाँ, स्क्वायर आएगा, सॉरी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें थ्री कर लेना है यार, थ्री कर लेना है यार। पावर मैंने स्क्वायर लिख दिया है, ये गलत लिख दिया है, तो थ्री कर लेना है यार। थर्ड ऑर्डर का पोल मैं दिखा रहा हूँ इसको, और यहाँ पर मैंने कोई स्क्वायर लिख दिया था, तो उसको थ्री कर लेना। हम्म। अब यदि हमें जेड इक्वल्स टू जीरो पर रेजिड्यू निकालना हो, रेजिड्यू रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू जीरो,
जेड इक्वल्स टू जीरो पर जो रेजिड्यू होगा, रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू जीरो, तो आपने लॉरेंट सीरीज और वो पढ़ी थी कौन सी सीरीज? लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज के दो पार्ट थे, एक पार्ट था मेन पार्ट और एक पार्ट था प्रिंसिपल पार्ट। तो वन अपॉन जेड का जो कॉफिशिएंट होगा, रेजिड्यू ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो पर क्या होगा? कॉफिशिएंट ऑफ वन अपॉन जेड। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट ऑफ वन अपॉन जेड। वन अपॉन जेड का जो कॉफिशिएंट होगा वो इसका रेजिड्यू होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं आपके पास जो फंक्शन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जेड स्क्वायर ई पावर वन अपॉन जेड, जेड स्क्वायर ई पावर वन अपॉन जेड। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां वन अपॉन जेड लिखा हुआ है ई पावर, तो यदि मैं जेड बराबर जीरो डालता हूं, यदि मैं क्या डालता हूं? जेड बराबर जीरो, तो जेड बराबर जीरो डालता हूं तो ये बन जाता है ई पावर वन अपॉन जीरो और ये हो जाता है ई पावर इनफाइनाइट। ई पावर इनफाइनाइट जो है वो क्या कर जाएगी? वो डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है, डाइवर्ज कर जाएगी मतलब डज नॉट डिफाइंड, नॉन एनालिटिक हो जाएगी। नॉन एनालिटिक हो जाएगी यानी कि जेड बराबर जीरो क्या हो गया? एक पोल हो गया। जेड बराबर जीरो पर अब आपको निकालना है। मैं कह रहा हूं कि जेड बराबर जीरो पर जो आप पोल निकालोगे वो कॉफिशिएंट होगा वन अपॉन जेड का। उसके लिए आपको यहां पर एक्सपेंशन करना पड़ेगा किसका? ई पावर वन अपॉन जेड का। अब आप क्या करोगे? यहां इसको जेड स्क्वायर लिखा आपने एज इट इज, ई पावर वन अपॉन जेड का एक्सपेंशन लिखोगे तो वो बनेगा वन प्लस एक्स। एक्स क्या हो गया यहाँ पर? वन अपॉन जेड। फिर होता है एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, तो ये हो जाएगा वन अपॉन फैक्टोरियल टू और वन अपॉन जेड स्क्वायर। फिर हो जाएगा वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री और वन अपॉन जेड का क्यूब, एंड सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद ये जो जेड स्क्वायर है इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, जेड स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा जेड स्क्वायर, प्लस बनेगा ये जेड, प्लस ये बनेगा वन अपॉन फैक्टोरियल टू और इंटू वन प्लस ये बनेगा वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री और यहां हो जाएगा वन अपॉन जेड, वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री और वन अपॉन जेड। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जेड इक्वल्स टू जीरो पर जो रेजिड्यू है वो क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ वन अपॉन जेड। कॉफिशिएंट ऑफ वन अपॉन जेड क्या हो गया? ये हो गया वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री। वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री हो गया, इसका मतलब इसका जो रेजिड्यू निकल गया, रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू जीरो, वो कितना हो गया? वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री। वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री का मतलब कितना हो गया? वन अपॉन सिक्स। ये इसका आंसर हो गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब मैं आपको क्वेश्चन जो दे रहा हूं वो क्वेश्चन है रेजिड्यू ऑफ साइन जेड, रेजिड्यू ऑफ साइन जेड अपॉन जेड पावर सिक्स, रेजिड्यू ऑफ साइन जेड अपॉन जेड पावर सिक्स करना है ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो पोल बताओ, पोल क्या होगा? जेड बराबर जीरो हो गया पोल, ये पोल हो गया इसका जेड बराबर जीरो। यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको साइन जेड का एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। तो साइन जेड का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है? जेड यानी कि साइन एक्स का एक्सपेंशन। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव, पावर फैक्टोरियल फाइव। ये हो जाएगा जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस जेड पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव, एंड सो ऑन। यहाँ पर जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे यानी कि एक्सपेंशन सीरीज का ये वैल्यू रखोगे यहाँ पर साइन जेड की, तो ये बनेगा वन अपॉन जेड पावर सिक्स, ये बन जाएगा जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस ये बन जाएगा जेड पावर अपॉन फैक्टोरियल फाइव, एंड सो ऑन। मैंने कहा कि हमें कॉफिशिएंट चाहिए वन अपॉन जेड का, तो वन अपॉन जेड का कॉफिशिएंट क्या बनेगा? वो बनेगा वन अपॉन फैक्टोरियल फाइव, जो कि साफ साफ दिख रहा है।
1 अपॉन फैक्टोरियल 5 जो कि यहाँ से साफ-साफ दिख रहा है जो इसका कोएफ़िशिएंट बनेगा। तो कोएफ़िशिएंट ऑफ 1 अपॉन ज़ेड क्या बनेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 और 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 120 ठीक है? ये कितना बन जाएगा 1 अपॉन 120 या इसको और मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ 5, 4, 3, 2 तो ये कितना आ गया बन गया 5, 4, 20, 20 60 और 120 ये कितना आ गया 100 तो ये हमारे पास क्या हो गया इसका रेज़िड्यू हो गया। देखो तो ये तो बात हो गई किसकी रेज़िड्यू की कि रेज़िड्यू आप कैसे निकालोगे। अब इसी से रिलेटेड रिलेटेड एक थ्योरम होती है जिसको कहते हैं काउची रेज़िड्यू थ्योरम। थ्योरम को हम क्या कहते हैं काउची रेज़िड्यू थ्योरम। काउची रेज़िड्यू ये थ्योरम क्या कहती है ये थ्योरम बेसिकली इंटीग्रल सॉल्व करने का तरीका है। ये क्या है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है। ठीक है? तो मेथड टू सॉल्व इंटीग्रेशन मेथड टू सॉल्व इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन को अगर आपको जो उसका कन्वेंशनल मेथड है उससे सॉल्व नहीं करना है तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर वो सॉल्व हो रहा है तो और इससे आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये जो काउची रेजिड्यू थ्योरम है अलग अलग केस के लिए अलग अलग बनती है। सबसे पहली चीज तो क्या है कि ये थ्योरम ये कहती है कि यदि एफ जेड कोई फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और वो एक क्लोज कर्व के अंदर या एक सर्किल के अंदर कंप्लीटली डिफाइंड हो रहा है एनालिटिकल जो सिंगुलर पॉइंट है उसको छोड़कर। ठीक है? इफ अ फंक्शन एफ जेड इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एंड completely defined in a closed curve except except singular point then इसका जो इंटीग्रेशन बनता है क्लोज यहाँ सी जो लिखा हुआ है सी का मतलब है क्लोज कर्व एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा और सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल्स इनसाइड सी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इसी फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 पाई आयोटा टी ये हो गया एफ जेड डी जेड और सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल्स सी इनसाइड सी सी का मतलब है क्लोज कर्व। ये फॉर्मूला यूज करना है कुल मिलाकर आपको निकालना है यहाँ पर भी रेजिड्यू है उस रेजिड्यू को आपको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करा देना है उस रेजिड्यू को आपको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करा देना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं वहां से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन लिया हमें क्वेश्चन दे दिया ऐसा एक क्लोज कर्व बना दिया क्लोज कर्व में फंक्शन लिखा है 4-3z यहाँ लिखा है z-1 और ये लिखा है z-3 dz वेयर z इक्वल्स टू 3/2 ये हमें क्वेश्चन दिया है। तो इस चीज का मतलब क्या है सबसे पहले तो एफ जेड की जो वैल्यू हो गई वो ये हो गई ये जो वैल्यू है ये एफ जेड है। एफ जेड से हमें क्या समझ में आ रहा है हमें रेजिड्यू निकालना है पोल्स पर तो सबसे पहले इसके पोल निकालने पड़ेंगे हमें f-3z ये कितना हो गया z-1 और ये हो गया z-3 इसके पोल्स कौन कौन से आएंगे z बराबर 0 z बराबर 1 और z इक्वल्स टू 3
ये जो 3 है, ये क्या कहलाए इसके पोल्स। ये कौन से पोल्स है? सिंपल पोल्स। ये कौन से पोल है? सिंपल पोल है। ठीक है? मैंने आपको ये बताया था कि यदि कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है z बराबर a, तो ये किसको शो कर रही है? एक सर्किल को शो कर रही है जिसकी रेडियस है a। ये किसको शो कर रही है? सर्किल को जिसकी रेडियस क्या है? a है। तो सर्किल सर्किल ऑफ रेडियस a, सर्किल ऑफ रेडियस a, और इसके जो कोऑर्डिनेट है सर्किल के सेंटर के, वो कितने हो गए? 0,0। तो इसी तरह से यहां पर मैं अगर बोलूं कि ये z इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, तो ये क्या है? एक पॉइंट बन गया। अगर z इक्वल्स टू 1 है तो ये एक ऐसा सर्किल बन गया जिसकी रेडियस कितनी है? 1 है। और अगर z इक्वल्स टू 3 है तो ये एक ऐसा सर्किल बन गया जिसकी रेडियस कितनी है? 3 है। जिसकी रेडियस कितनी है? 3 है। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमें जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? गिवन है। गिवन क्या है कि मॉड z इक्वल्स टू 3/2, यानी कि जो कंटूर है, कंटूर, इसको कंटूर इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, क्लोज कर्व वाले को। जो सर्किल बना हुआ है वो सर्किल ऐसे बना हुआ है कि उसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 3/2 है। तो सर्किल जो बना हुआ है वो उसकी रेडियस कितनी है? 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5। 1.5 यहां हो गया और 1.5 यहां हो गया। तो अब आपको ऐसे पॉइंट लेने हैं जो इस 1.5 के अंदर आ जाए, इस सर्किल के अंदर आ जाए। तो इस सर्किल के अंदर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं? एक तो आ रहा है z इक्वल्स टू 0 जो यहां पर आ जाएगा, और एक z इक्वल्स टू 1 मान लो कहीं यहां पर आ जाएगा या यहां पर आ जाएगा। z बराबर 3 जो है वो इस सर्किल के बाहर हो जाएगा। z बराबर 3 आउटसाइड द सर्किल। ये कहां चला गया? आउटसाइड द सर्किल। जबकि z बराबर 0 और z बराबर 1 कहां गए? इनसाइड द सर्किल। z बराबर 3 पर आप रेजिड्यू क्या लिखोगे? क्योंकि ये सर्किल के बाहर है, तो सिंस z इक्वल्स टू 3 आउटसाइड द सर्किल, आउटसाइड द सर्किल, इस पर जब आप रेजिड्यू लिखोगे z इक्वल्स टू 3 पर, वो क्या आप लिखोगे? 0। वो क्या लिखोगे आप? 0। अब आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था? वो था 2 पाई आयोटा, और सम करना है रेजिड्यू का पोल्स पर। तो रेजिड्यू एक बार आप कहां पर निकालोगे? 0 पर, और एक बार आप कहां पर निकालोगे? z इक्वल्स टू 1 पर। 3 तो ऑटोमेटिकली 0 ही हो गया, उसका तो खेल ही खत्म हो गया। एक बार आप रेजिड्यू निकाल लो 0 पर, और एक बार रेजिड्यू निकाल लो आप कहां पर? 1 पर। पहले आप रेजिड्यू निकाल लो कहां पर? 0 पर। z इक्वल्स टू 0, ये क्या था? z 4 माइनस 3z, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब 4 माइनस 3z, z की जगह रख दिया 0। z से z कैंसिल ही हो जाएगा, फिर बन जाएगा 0 माइनस 1, और ये बन जाएगा 0 माइनस 3। ये बनेगा 1, 4 सॉरी, ये बनेगा 4, और ये कितना बन जाएगा नीचे? +3। ये कितना हो जाएगा? 4/3। z इक्वल्स टू 0 पर रेजिड्यू आ गया 4/3। फिर आपको निकालना है कहां पर? z इक्वल्स टू 1 पर। z इक्वल्स टू 1 पर निकालोगे तो कितना बन जाएगा? 4 माइनस 3। z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। z की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे? 1, और z माइनस 3 में आप लिखोगे 1 माइनस 3। ये कितना बन जाएगा? 1, और ये कितना बन जाएगा? माइनस का 2। ये हो जाएगा रेजिड्यू z इक्वल्स टू 1 पर -1/2। आपके पास जो इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन या कंटूर इंटीग्रेशन, वो कितना हो जाएगा? 2 पाई आयोटा, ये हो गया 4/3, और ये कितना हो जाएगा? -1/2। तो फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 6। तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, तो 4 2 जा 8, -2 3, तो यहाँ पर 3 आएगा, तो ये बन जाएगा 5 5 पाई आयोटा अपॉन 3। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 पाई आयोटा अपॉन 3। ये आंसर आ जाएगा इसका। इज इट क्लियर? चलो भाई, अब एक क्वेश्चन मेरे को करके बताओ जरा। क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन है e पावर 2z प्लस जेड स्क्वायर, e पावर 2z प्लस जेड स्क्वायर, एड -1 पावर 5 dz, एड -1 पावर 5 dz, वेयर वेयर मॉड z इक्वल्स टू 2।
मॉड जेड की वैल्यू कितनी है, 2 है। ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये क्या है, मल्टीपोल है, पोल ऑफ ऑर्डर 5। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जेड माइनस 1 पावर 5। तो इसका मतलब क्या है, ये है पोल ऑफ ऑर्डर 5। इसको सॉल्व करने का आपको तरीका बताया था मैंने, 1/n-1 फैक्टोरियल dn-1/d zn-1, है ना। तो इसका 4 टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ई पावर 2 जेड वाले का। देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका रेजिड्यू निकालोगे, रेजिड्यू जेड इक्वल्स टू 1 पर क्या लिखोगे, 1/5 - 1 फैक्टोरियल d4/dz4। यहाँ लिखोगे z-1 पावर 5, ये हो गया ई पावर 2 जेड, ई पावर 2 जेड प्लस जेड स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, z-1 पावर 5। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, z-1 से z-1। अब इसका 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। उसके पहले ये बन गया 1/4, ये बन गया 1/4। तो जेड स्क्वायर तो 2 बार में ही खत्म हो जाएगा। ई पावर 2 जेड का पहली बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना बनेगा, 2 ई पावर 2 जेड, और ये बनेगा जेड का 2 जेड बनेगा। फिर इसका दोबारा से जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 2 पावर स्क्वायर हो जाएगा, और ये ई पावर 2 जेड ही रहेगा, और ये बन जाएगा 2। थर्ड टाइम करोगे तो यहाँ पर 2 पावर क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा ई पावर 2 जेड, और वो 2 खत्म हो जाएगा। फोर्थ टाइम करोगे तो यहाँ 2 पावर 4 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 पावर 4, 2 पावर 4 ई पावर 2 जेड, 2 पावर 4 ई पावर 2 जेड। तो ये क्या बन गया, 2 पावर 4 कितना हो गया, 16, और फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो गया, ई पावर 2 जेड। ये कितना हो गया, 4, और ये कितने टाइम्स कट गया, 2 बार। ये कितना आ गया, 2/3, 2/3 ई पावर 2 जेड। अब आपको इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 पाई आयोटा से। 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन, 2/3 ई पावर 2 जेड। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या देगा, ये देगा 4 पाई आयोटा अपॉन 3 और ई पावर 2 जेड। ठीक है, ये क्या आंसर देगा, 4 पाई आयोटा अपॉन 3 ई पावर 2 जेड। इज इट क्लियर। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उसका आंसर 2 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर आना चाहिए। 1 मिनट के अंदर अंदर उसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन ये है, इंटूर इंटीग्रेशन साइन जेड अपॉन जेड पावर 6, साइन जेड अपॉन जेड पावर 6 डी जेड। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है 2 पाई आयोटा अपॉन 60, 2 पाई आयोटा अपॉन 120, 2 पाई आयोटा अपॉन 90, और नन। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा देख के बता सकते हो क्या आंसर आएगा इसका। अब भाई क्या आंसर आएगा इसका, साइन जेड अपॉन जेड पावर 6 का रेजिड्यू तुम निकाल चुके हो ना। इसके पहले हम निकाल चुके हैं रेजिड्यू किसका, इसका रेजिड्यू निकाल चुके हैं 0 पर। साइन जेड अपॉन जेड पावर 6 का जो रेजिड्यू आया था वो कितना आया था, 1/120 आया था। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 पाई आयोटा से तो मल्टीप्लाई करना है। 2 पाई आयोटा अपॉन 120 से इसको मल्टीप्लाई करा दिया, 2 पाई आयोटा अपॉन 120, ये आंसर आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये है, जेड क्यूब
जेड क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, जेड क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6dz, ये सॉल्व करना है हमें। और क्लोज कंटूर इक्वेशन जो है, क्लोज कंटूर इक्वेशन है, वो इक्वेशन हमें दी है 2 mod z माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दी है। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है हमारे पास एफ जेड की इक्वेशन क्या है, जेड क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 और 2 हो जाएंगे, दो फैक्टर हो जाएंगे ना। तो फैक्टर में ये क्या बन जाएगा, जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस 3 और जेड माइनस 2, यही हो जाएंगे इसके फैक्टर, जेड माइनस 3 जेड माइनस 2। यहां से सर्किल बनाओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2z इक्वल्स टू 5, यहां से z इक्वल्स टू 5/2, यानी कि ये एक ऐसा सर्किल बन रहा है, ये एक ऐसा सर्किल बन रहा है जिसकी जो रेडियस है, ये एक ऐसा सर्किल बन रहा है जिसकी रेडियस कितनी 2.5 है। रेडियस जो बन रही है इसकी कितनी बन रही है, 2.5 बन रही है। और यहां पर जो पोल्स आ रहे हैं, पोल्स वो कहां कहां पर आ रहे हैं, z इक्वल्स टू 3 पर और z इक्वल्स टू 2 पर जो हमारे पास सर्किल है, जो कंटूर बना है, उसकी रेडियस कितनी है, 2.5 है। और एक हमारे पास जो पोल है वो z इक्वल्स टू 3 पर है, जो कि सर्किल के बाहर चला जाएगा। सर्किल के बाहर चला जाएगा तो ये हो गया खत्म, इसको हमें काउंट ही नहीं करना है। तो हमें रेजिड्यू कहां पर निकालना है, हमें रेजिड्यू निकालना है z इक्वल्स टू 2 पर। रेजिड्यू कहां पर निकालेंगे, z इक्वल्स टू 2 पर। z इक्वल्स टू 2 पर निकालोगे तो क्या बनाओगे, z माइनस 2 से z माइनस 2 खत्म, लिमिट z टेंस टू 2, ये हो जाएगा जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस 3। वैल्यू डाल दो, अब वैल्यू डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पावर 3, और ये हो जाएगा 2 - 3, ये आ जाएगा -8। तो इंटीग्रेशन का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 पाई आयोटा इंटू -8। आंसर क्या हो जाएगा, -16 पाई आयोटा। आंसर क्या आ जाएगा, -6। चलो अब एक क्वेश्चन और करो, फिर इसको कंक्लूड करते हैं, बाकी फिर इसको कल या परसों में फिनिश करेंगे। क्वेश्चन ऐसा है, dz अपॉन जेड स्क्वायर, dz अपॉन जेड स्क्वायर और mod z इक्वल्स टू 1, mod z इक्वल्स टू 1, फाइंड आउट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 2 पाई आयोटा, सी ऑप्शन है 4 पाई आयोटा और डी ऑप्शन है -4 पाई आयोटा। सबसे पहले पोल देखो, पोल कहां पर है, कौन से पॉइंट पर है पोल, तो भाई z इक्वल्स टू 0 पोल है, और ये कौन सा पोल है, पोल ऑफ सेकंड ऑर्डर, पोल ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो मल्टीपोल के लिए मैंने आपको रेजिड्यू निकालना बताया था, मल्टीपोल के लिए रेजिड्यू निकालना बताया था। तो मल्टीपोल के लिए हम कैसे निकालेंगे, 1/(2 - 1), ये कितना हो जाएगा, d/dz, जेड स्क्वायर और 1/z², ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आंसर, यहाँ आ जाएगा 0। तो रेजिड्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू 0, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स में से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से प्रोबेबिलिटी 90% ये है कि ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनेंगे। इसके अलावा जो शुरू के 2 लेक्चर है जहां पर प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है मैंने कॉम्प्लेक्स की, वहां से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो एग्जाम है उसमें 90% से ज्यादा श्योरिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, या ऐसा कह लो 99% प्रोबेबिलिटी होती है कि कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी तरह के आएंगे, उसके या तो निकालना है काउची इंटीग्रल या कंटूर इंटीग्रेशन निकालना है या रेजिड्यू निकालना है।
ये जो हमने बात की थी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और ये पावर सीरीज वगैरह, उनके क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते हैं। हालाँकि सिलेबस में है तो वो करने होते हैं, पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है? अगर मैं ओवरऑल मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करूँ कि उससे क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से बनते हैं? मैथमेटिकल फिजिक्स की अगर पूरे की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कॉम्प्लेक्स है। फिर बनता है तुम्हारा मैट्रिक्स, वेक्टर, है ना? और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो जो भी हम पढ़ेंगे, फरियर पढ़ेंगे या हम लैपलास पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इक्के-दुक्के क्वेश्चन आएँगे या आए नहीं भी आए। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, प्रोबेबिलिटी से। उसके अलावा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, पढ़नी होती है, पर क्वेश्चन आए ना आए कोई गारंटी नहीं है। इसी तरह से जो जैकोबियंस होते हैं, पढ़ने होते हैं, क्वेश्चन आए ना आए कोई गारंटी नहीं है। ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी जो कल है, कल ये खत्म हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स, एंड देन जो पीवाईक्यूज़ है मैं आपको रिकॉर्डेड में वो अपलोड कर दूँगा। कल के लेक्चर में मिलते हैं। बाकी जो बात थी क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूँगा तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। मैं सारे सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन कर दूँगा आज। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के मैं प्रैक्टिस के लिए अपलोड कर दूँगा। बुक एज़ सच कोई नहीं है, जिसको मैं तुम्हें रिकमेंड करूँ कि प्रैक्टिस के लिए कोई बुक आती है। क्योंकि वो अजीब-अजीब सी बुक है, मतलब मैंने देखी है, जितनी मेरे पास भी पड़ी हैं। उसमें किसी बुक के अंदर कोई सेक्शन गायब है, किसी बुक के अंदर मैथमेटिकल फिजिक्स को गायब कर रखा है, किसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स गायब है, मतलब जो अपने हिसाब से जिससे बुक बनी वो बना दी। मैंने वो क्वेश्चंस जो बनाए हुए हैं, वो मैं अपलोड कर दूँगा, तो उनको देख के तुम प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है? तो कल मिलते हैं। चलिए भाई।